पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ या दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता आती है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को आहार या जारवे आदि नामों से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। यानी कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज शुरू हुई है 1863 ईस्वी से। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, जिसमें क्रूड उपकरण जैसे कि हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी प्रयोग किए जाते थे। दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल, इसमें फलक उपकरण होते थे। तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण यूज किए जाते थे। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चापर चॉपिंग पेबुल जो संस्कृति है, इसे सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त होती है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया है। यानी कि जब सबसे पहले अनुसंधान शुरू किया रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया इन्होंने। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले हैं। विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले हैं। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में ईल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान शुरू हुआ। सोहन घाटी में महत्वपूर्ण अनुसंधान शुरू किया गया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। यानी कि बेलन घाटी में जो अनुसंधान हुआ है, इलाहाबाद के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुआ है। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी में 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के। इन उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है? कौशाम्बी संग्रहालय में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। क्वार्टजाइट पत्थरों से फलक संस्कृति में जो भी उपकरण प्रयोग में आएंगे उनका निर्माण किया गया है। जो मानव पूर्णतः प्राकृतिक हुआ करता था, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग कच्चा मांस खाते थे।
इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था, हंटर। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मानव अस्थिपंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू होता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। यानी गुजरात के लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मेहदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ये क्षेत्र हैं झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था ये। डॉक्टर जय नारायण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवधान ज्ञात हुए हैं। इन शवधानों में से 5 शवधान युग्म शवधान है। 5 शवधान युग्म शवधान है और एक शवधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं, यानी घर के अंदर कब्र थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। 700 अधिक शिलाश्रयों में से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कृषि साक्ष्य वाला प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं
वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में है। यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डियावा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चीन की यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। चीन की यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व इसका यूज हुआ था। इसका साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम में, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में हुआ, वहाँ से प्राप्त होता है। और गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। यानी बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। गुफ कराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। गुफ कराल मीन्स कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित सांगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये स्थल हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पुरास्थल हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। ये पुरास्थल कहाँ पे स्थित है? बनास घाटी में। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति इसका समय है 2100 से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। ये
कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है यहाँ की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। यह खरगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली कहाँ पर है? खरगोन जिले में। इसका उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने कराया था। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। कहाँ से? नवदा टोली से। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं। नवदा टोली के जो मूल मृदभांड हैं वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। कहाँ कहाँ की बस्तियां किलाबंद हैं? तो कायथा, एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद, यानी किलेबंदी होती थी यहाँ पर। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं अहमदनगर जिले में जारवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव। प्रकाश, जिसको नंदुरबार जिला, और नासिक जिला में है। ये सभी पुरास्थल जारवी संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जारवी स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। यानी जारवी संस्कृति स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। नेवासा जारवी संस्कृति का स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा से क्या मिला है? पटसन के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार पात्र परंपरा जारवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको जारवी संस्कृति कहते हैं, कि नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ पर? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली और इनाम गांव। यहाँ मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के अंदर दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक पाषाण काल अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यहाँ की बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ की बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। जबकि सरदार प्रायः केंद्र के स्थल में रहता था। जो मुखिया होता था ट्राइब का, वो केंद्र में रहता था, बीचों बीच। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के पांडुराजरडीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। यानी पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के पांडुराजरडीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल
उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह। बिहार में सोनवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन ये प्रमुख स्थल हैं। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र और गोड़ीदार तश्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लोग गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। इनका मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे ये लोग। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निःसंदेह बड़े दक्ष थे। ताम्रपाषाण के लोग शिल्प कर्म में बहुत दक्ष थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के धागे भी मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा जिसे कहते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृत्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में, दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट मिले हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट, कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 1800
1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक भाग के रूप में गठित किया गया था और वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित है, यहाँ से मानव का प्रथम साक्ष्य मिलता है। इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। हथनौरा पुरातात्विक स्थल की खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। आधुनिक मानव द्वारा 8 खाद्य अनाजों का भोग किया गया है, जो क्रमशः हैं जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। फिर से देखते हैं, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। यानी कि सबसे पहले जौ उगाया गया था और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं को उगाया जाने लगा। सबसे पहले जौ उगाया गया, फिर गेहूं उगाया गया। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की थी। गंगा यमुना दोआब संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। बुरजहोम नामक पुनःपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यानी बुरजहोम की खोज कौन किया था? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने। इस पुरास्थल से गर्तवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। बुरजहोम से गर्तावास। और चंद्रकेतु गढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक पुरास्थल है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रकेतुगढ़ विद्याधरी नदी के तट पर है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। गणेश्वर राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को इनका समय काल होता है। ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है ये। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। हड़प्पा रावी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इस सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। 2300 से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की कालावधि का निर्धारण अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। जॉन मार्शल कहते हैं कि यह सभ्यता 3250 से 2750 ईस्वी के पूर्व थी। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच थी। और माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 से 2000 ईसा पूर्व थी। गाइड कहते हैं कि 2350 से 1700 ईसा पूर्व थी। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थी। और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच थी। इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में शारते घुई एवं गुंडीगाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ पाई गई है? तो अफगानिस्तान में शारते घुई और मुंडीगाक में, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए गए। और सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में,
और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। त्रिभुजाकार है ये और 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी जिसमें प्रमुख 4 प्रजातियां थीं। ये जातियां थीं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे काकेशियन कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे काकेशियन कहते हैं। दूसरा था भूमध्य सागरीय यानी कि इंडो यूरोपियन या कैस्पियन। तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। ये 4 मिश्रित वर्ग हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या काकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरीय जिसे इंडो यूरोपियन या कैस्पियन कहते हैं, अल्पाइन और मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे यानी कि इंडो यूरोपियन थे मोहनजोदड़ो के निवासी। अलग अलग विचार दिए गए हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि ये सुमेरियन थे। राखल दास बनर्जी कहते हैं कि ये द्रविड़ लोग थे। लक्ष्मण स्वरूप आर्य मानते हैं, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन मानते हैं, राखल दास बनर्जी द्रविड़ मानते हैं। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। यानी हड़प्पा का टीला या जो ध्वंसावशेष हैं इसके बारे में जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। पूर्वी टीला को नगर टीला, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। समाधि R37 नाम दिया गया है। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। पश्चिम की ओर स्थित जो दुर्ग टीला है उसे व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना है, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष प्रमुख यहाँ पे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ पर बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। यानी 55 मीटर चौड़ा और 33 मीटर लंबा है। स्नान कुंड की लंबाई 29 फीट है यानी कि 11.88 मीटर, चौड़ाई 23 फीट है लगभग 7 मीटर और गहराई 8 फीट है लगभग 2.43 मीटर। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में जो भी मोहरें मिली हैं सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से
एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार मिली है जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणित 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है। यहाँ पर पुरोहितों का विद्यालय स्थित था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है? सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रथ नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति आदि मिली हैं। यहाँ कुएं बिखरे हुए नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर की दूरी पर चन्हुदड़ो है। इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी। 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। खोज मजूमदार ने की थी और खुदाई किसने किया है? मैके ने। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। यानी सैंधव के अलावा उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी मिली है, जिसे झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं। यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मोहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चन्हुदड़ो से मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं प्राप्त होता है। यहाँ किसी दुर्ग के प्राप्त होने का साक्ष्य नहीं मिलता है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज डॉक्टर एस राव ने की थी। लोथल जो कि अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर है, स्थित है। लोथल कहाँ पर है? तो भोगवा नदी जो कि गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। इसकी खोज डॉक्टर एस राव ने की थी। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित है यह। लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड है। जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड है। यहाँ से घोड़े की लघु मूर्ति और 3 द्विशव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज इटली के लुइगी पियो तेस्सीटोरी ने की थी। इटली के लुइगी पियो तेस्सीटोरी ने की थी। और इसकी हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने किया था। 1960-61 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन प्रारंभ किया। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसका उत्खनन 1960 से 61 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने कराया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं। सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। यहाँ से सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा के कच्ची ईंटों के थे और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार में बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले को दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरे एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। 1967-1968 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990 से 91 के दौरान आरएस बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया गया। खोज की थी जेपी जोशी ने, उत्खनन कराया था आरएस बिष्ट ने। यह नगर आयताकार बना था। नगर के 3 भागों को किले में विभाजित था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था में परिचित थे। उन्नत जल प्रबंधन में धौलावीरा के लोग परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश चौधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश चौधान के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। यहाँ रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा सैंधव स्थल है राखीगढ़ी। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर है।
इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। रोपड़ की खुदाई 1935 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चरट के बटखरी, एक छोरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा रावी में है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है। कालीबंगा घग्गर। लोथल है भुगवा नदी। रोपड़ सतलज नदी। मांडा चिनाब। कालीबंगा घग्गर, लोथल है भुगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चिनाब। दैमाबाद है प्रवरा नदी। दैमाबाद है प्रवरा नदी में। आलमगीरपुर हिंडन है। सुतकंडोर है दास्त या दास्क नदी और भगवानपुरा सरस्वती नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। बर्तनों में त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं आलमगीरपुर से। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ से। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतकंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान, दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। सुतकंडोर की पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड की टुकड़ी, तिकोने ठीकरी तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका कोह सुतकागेनडोर पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जीएफ डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसकी आकार सुतकागेनडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों का पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। बलूचिस्तान में समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े यहाँ से मिले हैं। बनवाली फरीदाबाद। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। वर्ष 1974 से 77 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। बनावली का उत्खनन 1974 से 77 में
R.S. बिष्ट द्वारा कराया गया। यहीं से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। यहीं से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। वो हैं प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति के खिलौने तांबे के बाणाग्र के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया। यहाँ प्राप्त अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि प्राप्त हुए हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारूट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवदान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। यानी कपास भारत से ग्रीस गई, जहाँ इसे सिंडन कहा गया। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कोबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ
सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चन्हूदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा चन्हूदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा कहाँ से मिला है? तो तांबा मिला है खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से। खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से मिला है। लाजवर्द बदख्शां में मिला है, बदख्शां अफगानिस्तान। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान। टिन की प्राप्ति हुई है ईरान अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से टिन की प्राप्ति हुई है। चांदी की प्राप्ति हुई है राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर। सीसा मिला है ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय, शिलाजीत हिमालय। गोमेद गुजरात से, गोमेद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से। सैंधो निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। यहाँ क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार और वर्तुलाकार भी होते थे। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से, सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश भी कहा है। दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां हैं। दो सिर रहित मानव मूर्तियां हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधोच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्हूदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। चन्हूदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधो काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं। सैंधो काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे दो हिरण भी हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र से संबंधित किया है। सैंधो मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांग
कुछ मृद भांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं और कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन हुआ है। सैंधव मृद भांडों में मर्दमान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। स्त्री पुरुषों दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर और रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों का अलग अलग विद्वानों के मत हैं। मार्शल मैके, एस.आर. राव। मार्शल मैके और एस.आर. राव विनाश का कारण बाढ़ मानते हैं और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट मानते हैं आर्यों का आक्रमण। आर.एल. स्टीन, अमलानंद घोष ये जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक और जे.एफ. डेल्स भूतात्विक परिवर्तन को मानते हैं। के.यू. वार कैनेडी महामारी को मानते हैं और एम. दिमित्रियेव पर्यावरण परिवर्तन मानते हैं। दधेरी या कोटला दधेरी। दधेरी, कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी कहाँ पर है? पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी कि पत्तन नगर है। लोथल भगवा नदी के किनारे है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था।